बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से अनवर हुसैन सुमरा, मुल्तान से ज़हीर अब्बास और फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है बिलाल सिकंदर ने। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब हुकूमत की नाअहली पर। अदम दिलचस्पी और जामे पॉलिसी के फुकदान की वजह से ज़िला अटक और मियांवाली में दरियाए सिंध के 9 मुख्तलिफ मकामात पर सोने के ज़र्रात की तलाश और इकट्ठा करने के लिए शफाफ तरीके से लीज़ का नीलाम आम न होने की वजह से सूबाई हुकूमत को सालाना 40 अरब रुपए का खसारा हो रहा है। हमारे लाहौर के नुमाइंदा ख़ुसूसी अनवर हुसैन सुमरा ने इस पर काफ़ी काम किया है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। उनसे बात कर लेते हैं। अनवर हुसैन, मुझे बताइएगा कि क्या दरियाओं में सोने की माइनिंग के हवाले से कोई पॉलिसी मौजूद है? जी, बात ये है कि देखें 2002 में जो है पंजाब हुकूमत ने माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट बनाया। इसके तहत जो है पंजाब माइंस कंसेशन रूल्स बनाए गए 2002 में, और उसमें कैटेगराइज किया गया कि पंजाब में जो मादनियात पाई जाती है ये किस कैटेगरी की है और इसको किस तरह एक्सप्लोर किया जाएगा और उसके लिए क्या साइंटिफिक जो हैं तरीके जो हैं इस्तेमाल किए जाएं ताकि हुकूमत के जो है वसाइल में इजाफा हो सके। इसकी 4 कैटेगरीज में इसको तकसीम किया गया है। पहली कैटेगरी और जर्नल है, वो उसको हम इतना डिस्कस नहीं करते। लार्ज कैटेगरी जो है दूसरी है, उसमें ऐसे है कि जो पहाड़ी या जो मादनियात 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत की है उसको लार्ज कैटेगरी में रखा गया। और ये मादनियात जो हैं पंजाब के 7 अजला में पाई जाती हैं, जिनमें चकवाल है, मियांवाली है, खुशाब है, अटक है, डीजी खां, राजनपुर, जेलम। और इसकी अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल पंजाब माइंस हैं, वो इसका जो है ना ऑक्शन करते हैं और इससे रेवेन्यू आता है। अच्छा। दूसरी कैटेगरी इस कैटेगरी में जो मादनियात हैं वो 14 के करीब मादनियात जो को उनको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये मादनियात इन अजला से निकाली जाएंगी, जिनमें मट्टी है, कोयला है, पत्थर नमक है, भट्टों की मट्टी है, शीशा रेत है, चूने का पत्थर है और कच्चा लोहा जो है वो निकाला जाता है। हाँ। दूसरी है स्मॉल स्केल, इसमें जो है मालियत इसकी 30 करोड़ से नीचे है, लेकिन इसकी साइट्स जो हैं पंजाब में तकरीबन 900 के करीब ऐसी साइट्स हैं जहां पर स्मॉल स्केल की मादनियात पाई जाती हैं। और हुकूमत पंजाब की इन रूल्स के मुताबिक ये जिम्मेदारी है कि इनको ऑक्शन आउट किया जाए और आवाम से जो है ना वो वसाइल में, हुकूमत के वसाइल में इजाफा भी होता है और एक तरीके के तहत जो है इनकी एक्सप्लोरेशन साइंटिफिक तरीके से की जाती है। अच्छा। उसके बाद आती है माइनर मिनरल्स, इसमें रेत, मट्टी और रेत का पत्थर है। लेकिन यहाँ हम आज जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि दरियाए सिंध जो है अटक के मकाम पर जो दरियाए काबुल के साथ मिलता है, वहाँ सोने के ज़र्रात जो हैं वो पाए जाते हैं। और उससे लेकर मियांवाली तक ये 22 किलोमीटर का एरिया है जो 9 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, वहाँ पर सोने के ज़र्रात पाए जाते हैं। और उनकी गैर कानूनी तौर पर सोने के ज़र्रात जो हैं लोकल लोग, माफिया, क्रिमिनल लोग या बासर लोग हैं और कुछ का कहना है कुछ महकमे भी हैं, वो एक्सप्लोर करके ले जाते हैं। हुकूमत पंजाब को एक पाई नहीं मिलती। इस हवाले से हम आज अभी बात करेंगे। ठीक है। देखें, बात यह है कि ये पंजाब हुकूमत ने अटक के मकाम पर ना 2020-21 में जो है एक गैर मुल्की कंपनी को रेत उठाने का ठेका दिया था। उस ठेके के दौरान जब पंजाब हुकूमत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के एहलकारों ने वहाँ पर सर्वे करते रहे तो पता चला कि वो गैर मुल्की जो कंपनी है वो रेत नहीं उठा रही, बल्कि वहाँ पे गोल्ड प्लेसर इनको कहते हैं वो पाए जाते हैं। एक्सकेवेटर लगाकर वो उनको निकालते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं और वो वहाँ से सोना लेके जा रहे हैं। तो उनका ठेका मनसूख कर दिया गया। उसके बाद एक PC1 और PC2 2021-22 में बना, जिसमें यह कहा गया कि ये इस इलाके में जो है गोल्ड प्लेसर पाया जाता है दरियाए सिंध के बेड में, लिहाजा इसका कंप्रिहेंसिव जियोलॉजिकल जो स्टडी करवाई जाए और इसको एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के जरिए ऑक्शन आउट किया जाए, जिससे सरकारी खजाने को तकरीबन जो है को भी फायदा हो, ताकि इस हवाले से 40 से 45 अरब रुपया सालाना का फायदा हो सकता है। वो मामला चलते रहे। इसी दौरान जो है वहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे अटक में माइंस एंड मिनरल के, उन्होंने रिपोर्ट किया कि 14 या 15 के
करीब एक्सकवेटर जो हैं वो KPK से कुछ लोग आए हैं, कुछ महकमों के लोग हैं, मकामी पुलिस की आशीर्वाद भी हासिल है, मकामी इनके जो अपने अफसरान हैं उनकी आशीर्वाद भी हासिल है। वो निकाल रहे हैं वहाँ से सोना, और डेली का 70 से 80 जो है तोले सोना वो कशीद करके वहाँ से ले जाते हैं। ये सारा सोना जो सुमरा साहब निकाला जा रहा है, ये तमाम गैर कानूनी तरीके से निकाला जा रहा है? जी बिल्कुल, ये गैर कानूनी तरीके से निकाला जा रहा है और सामने निकाला जा रहा है। उन्होंने टेंट वहाँ लगाए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एक्सकवेटर इतनी बड़ी मशीनरी होती है, आपको पता ही है, उससे वो निकालते थे। उसको छुपा के तो काम नहीं कर सकते हैं। कब से किया जा रहा है ये गैर कानूनी धंधा? ये जी देखें 2022 के बाद ऑनवर्ड आज तक ये धंधा चल रहा है वहाँ पर, और पंजाब हुकूमत जो है उसकी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। देखें बुज़दार गवर्नमेंट भी थी, उसके बाद आपको पता हमजा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उसके बाद जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट आई, फिर मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट आई, अब मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा की गवर्नमेंट है। लेकिन इतनी सुस्ती और इतनी यानी तरजीहात का फुकदान है कि अपने वसाइल जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। और अगर इतने बड़े वसाइल वहाँ पर पड़े हुए हैं, जो नेचुरल वसाइल हैं, जो मादनियात है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से ऑक्शन आउट किया जाए तो 40 से 45 अरब रुपया सालाना की पंजाब हुकूमत की इनकम में इजाफा हो सकता है। अच्छा, वो अटक से जब आया उन्होंने कहा जी अटक में ना 2 मुकामात हैं जहाँ पर अटक खुर्द और मलाई टोला जो है एक मकाम है, वहाँ पर ये एक्सकवेटर जो लगे हुए हैं और दिन रात वहाँ से सोना निकाल के लेके जा रहे हैं। हाँ। मकामी पुलिस ने उनके कहने पे रेड शेड किया, वो भागे, एक FIR दी, उसके बाद ये मामला फिर ठप हो गया। उसके बाद महकमा मादनियात जो है पंजाब, उन्होंने एक फैसला किया कि ऐसे करते हैं कि जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से एक सर्वे करवा लेते हैं, कंडक्ट करवा लेते हैं कि यहाँ पर सोने के कितने ज़खायर हैं और ये सोना आता कहाँ से है और इसको किस तरह से फर्दर इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए। वो जब सर्वे करवाया गया तो पता चला कि अटक से लेकर मियाँ वाली तक 22 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर सोने के ज़रात पाए जाते हैं और उनको उन्होंने 9 ब्लॉक्स में जो है तकसीम कर दिया। जगह पर सबसे ज्यादा मिकदार में सोने के ज़रात पाए जाते, क्योंकि देखें जब पानी आता है ना, ऊपर से पहाड़ों से पानी आता है, दरियाए काबुल और दरियाए सिंध जहाँ से मिलते हैं वहाँ से लेकर मियाँ वाली तक ये 22 किलोमीटर का एरिया उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सोने के ज़रात हैं। और इनको अगर साइंटिफिक तरीके से प्रॉपर इनकी माइनिंग की जाए तो ये 40 से 45 अरब रुपया सालाना जो है पंजाब हुकूमत को। बिल्कुल सुमरा साहब, देखा जाए तो दिन ब दिन सोने की कीमत जिस तरह से बढ़ती जा रही है तो गवर्नमेंट क्यों इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रही है? हालांकि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है वहां से सोने को इकट्ठा करके। देखिए बात यह है कि हुकूमत जो है उसकी एक तो VN का फुकदान है, दूसरी बात यह है कि जो मुतल्लिका अफसरान हैं या महकमे हैं वो खुद मिले हुए हैं उन गैर कानूनी जो लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, और ये कहकर जान छुड़वा देते हैं कि जी वो KPK से आते हैं, वहाँ से एक्सप्लोर करके KPK में चले जाते हैं, हम उनका कैसे पीछा करें। एक आध FIR दे के वो अपनी स्किन सेव कर लेते हैं। और मेरा ख्याल चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी यही ब्रीफिंग दी गई है कि देखें जी हम FIR दे रहे हैं, हमने वहाँ रखवा दिया, रखवाना इसका हल नहीं है। देखें वहाँ पर जब डिपॉजिट्स होने के आते हैं तो आपको उनको ऑक्शन आउट करना पड़ेगा ना, आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगी ताकि हुकूमत का रेवेन्यू में जो इजाफा हो। वो जब जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में जब इंकशाफ हुआ यहाँ तो बहुत ज़्यादा सोना पाया जाता है। सिर्फ अटक के मकाम पर रोजाना की बुनियाद पर 70 से 80 तोला सोना जो है वो निकाला जा रहा था। इसके अलावा मियाँ वाली में 20-25 तोले निकाला जा रहा था। बाकी जो 7 मकामात हैं वहां पर भी सोना पाया जाता है। दरियाए सिंध में ये कौन कौन से और कितने मकामात में हैं जहां पर सोने की माइनिंग होती है? देखें बात ये अभी तक तो माइनिंग देखें हो रही है, सरकारी तौर पर तो माइनिंग हो नहीं रही। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो है जो आइडेंटिफाई किए हैं वो 9 ब्लॉक्स हैं। इन 22 किलोमीटर को उन्होंने 9 ब्लॉक्स में तकसीम किया। उन्होंने कहा यहाँ पोटेंशियल है कि आपको सोने के ज़रात गोल्ड प्लेसर जिनको कहते हैं वो पाए जाते हैं। अगर प्रॉपर माइनिंग की जाए तो इनकी मालियत जो है 35 से 40 अरब रुपए सालाना की है, और ये इस पे आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्राइवेट दे सकते हैं। क्योंकि पंजाब में ओवरऑल जो देखें ना, पंजाब में जितना भी रकबा है ना, तकरीबन 50,000 एकड़ ऐसा रकबा पाया जाता है पूरा सूबा पंजाब में जहां मिनरल्स जो हैं ज़ेरे ज़मीन पाए जाते हैं। उनमें से 10,000 एकड़ इन्होंने वो दिया हुआ है उसको पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कंपनी को। बाकी 10,000 एकड़ जो है वो तकरीबन पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कंपनी को दिया। 30,000 एकड़ तो अभी एक्सप्लोर भी नहीं हुआ।
यानी अंदाजा करें हुकूमत के वीएन का फुकदान या प्रायोरिटी का फुकदान ऐसा है कि आपके यहाँ जो 50,000 एक इतनी कीमती धात और उसकी ही सर्च के लिए कोई हुकूमत काम ही नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही। देखिए इन्होंने बनाई ना, ये पंजमन कंपनी एक बनाई 1975 में, उसको ये मैंडेट दिया गया कि आपने साइंटिफिक तरीके से जितनी भी पंजाब की लैंड के अंदर माइंस छुपी पड़ी हुई हैं उनको आपने साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करके उनको मार्केट करना है। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्या काम कर रहे हैं? करप्शन है। देखिए एक बात ये ना अहली है, करप्शन है, उनके पास पूरा सेटअप है, यानी उनके पास पूरा सेटअप है। दूसरी बात यह है कि विजन का फुकदान है, लीडरशिप जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि हमने करना क्या है। साहब, सारी अथॉरिटी होने के बावजूद हम देखें तो अरसा दराज से गैर कानूनी माइनिंग का सिलसिला तो खैर चलता ही आ रहा था। हमारी सर्च के मुताबिक 2022 से बाकायदा तौर पर जो गैर कानूनी तरीके से माइनिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने जदीद मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और वो बाकायदा तौर पर अब रवां साल की अगर बात करें तो इसमें मजीद इजाफा भी हुआ है और वो काफ़ी बड़ी तादाद में माइनिंग कर रहे हैं। अगर वो लोग माइनिंग कर सकते हैं तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार होने के बावजूद, इक्विपमेंट्स होने के बावजूद गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही है, कोई उनको ये क्यों मशवरा नहीं दे रहा है कि इसके ऊपर वर्किंग करें? देखिए बात यह है कि एक डेडिकेटेड महकमा है माइंस एंड मिनरल पंजाब जो 2002 में बना था, उसकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें जो तैनात अफसरान हैं उनका विजन कोई नहीं है। दूसरी बात है जो फील्ड के अफसरान हैं वो मिले हुए हैं उन माफिया के साथ मिले हुए हैं जो गैर कानूनी माइनिंग करके जो है आपकी मादनियात को लेकर जा रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं, सरेआम बेच रहे हैं। ओपनली हो रहा है ये काम। आखिर इतनी बड़ी मशीनरी, आपने बल्कि अपने हमारे प्रोग्राम के आगाज में ये बात कही कि इतनी बड़ी मशीनरी को आप छुपा के तो नहीं कर सकते हैं काम। एक्सकवेटर्स हैं जो वहां पे बाकायदा तौर पर वर्किंग कर रहे हैं। ये जो फील्ड ने जो रिपोर्ट दी है सेक्रेटरी को या डीजी जो है डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल को, ये रिपोर्ट दी है कि 12 से 14 एक्सकवेटर एक जगह पर काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा रहे हैं, कोई सुई तो है नहीं कि जो इनको नजर नहीं आती और जिससे पूछगछ ना हो कि भाई यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं और किसकी इजाजत से यहाँ पर ये किया जा रहा है। अब ज़राए का ये कहना है कि जुलाई 2024 में मियांवाली का जो असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस है उसने लेटर लिखा अपने डीजी को और सेक्रेटरी को लिखा कि यहाँ पर भी माइनिंग लोग करके हैं, गैर कानूनी तौर पे केपीके से आ रहे हैं और वो माइनिंग करके जो है सोना निकाल के लेके जा रहे हैं। अब ये ज़राए का ये कहना कि अब फैसला किया गया। अच्छा, इस हवाले से ज़राए ने यह भी बताया है कि पोलिटिकल लीडरशिप को जो है बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया ही नहीं जा रहा है। अच्छा। या पोलिटिकल लीडरशिप का अपना विजन नहीं है कि इस तरह की शिकायत आ रही हैं। देखिए जब किसी इलाके में कोई वारदात होती है या कोई अच्छा काम होता है, कोई भी डेवलपमेंट होती है, तो अल्टीमेटली उसकी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, वहाँ पे पुलिस का डीपीओ का ऑफिस है, पूरा एक सेटअप होता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस से कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं की गई कि गैर कानूनी तरीके से इतनी वहाँ पर काम हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे माइनिंग की जा रही है। बिल्कुल, रिपोर्ट्स जो हैं वो जो फील्ड का इनका अमला है माइंस का, उन्होंने अपने डीजी को भी भिजवाई हैं, सेक्रेटरीज को भी। अब ये जिम्मेदारी डीजी की और सेक्रेटरी थी कि वो गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेते हैं। ज़राए का ये कहना है कि गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया गया, हम एक पॉलिसी बना रहे हैं। अच्छा। लेकिन 4 साल से माइनिंग हो रही है वहाँ इलीगल तौर पर, अभी तक हम पॉलिसी नहीं बना अभी तक पॉलिसी जो है वो फाइनल शेप में। ये इसको कहते हैं रेड टेपिज्म, कि अब जब आपके मफादात अपने वाबस्ता हों गैर कानूनी काम में, तो फिर आप कानूनी काम करने के लिए उसको सुस्त रवि का शिकार कर देते हैं ना उन फाइल्स को। बिल्कुल, और पॉलिटिकल लीडरशिप, मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहते हैं हमारा बड़ा विजन है। अगर उनका विजन होता, ये आते ही वो पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि इतने ज़्यादा डिपॉजिट पड़े हुए हैं और उनकी गैर कानूनी माइनिंग हो रही है, इस पर पॉलिसी फौरी डिसीजन होता है। और ये डिसीजन तो वार फुटिंग पे होना चाहिए था, आप उसको फौरी तौर पर लागू करते। इंटरनेशनल टेंडर करना चाहिए इस पर, क्योंकि आपने इतना बड़ा एरिया 22 किलोमीटर का एरिया जो है वहाँ सोने के ज़राअत का इकट्ठा करने का आपने बिजनेस अवार्ड करना है, जिससे आपको अरबों रुपए का सालाना जो है रेवेन्यू आना है। आप देखें ना, इधर उधर टैक्स लगा के आवाम को तंग करके, असल में इशू ये है कि गैर कानूनी टैक्स इधर उधर लगा के आवाम से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जहां से एक्सप्लोर करके पैसा आना चाहिए, गवर्नमेंट की जमीन, गवर्नमेंट के काम, गवर्नमेंट के पास हर चीज का इख्तियार होने के बावजूद वहां से रेवेन्यू जनरेट करने की बजाय आवाम को तंग करना तो अच्छी बात नहीं है। इस तरह से हुकूमत को सोचना चाहिए। देखें जी, ये कोई गुड गवर्नेंस है। गवर्नेंस ये है कि आवाम को ईज आउट किया जाए,
ये आपने के नेशनल रिसोर्सेज हैं जो आपकी जिन्हें हम यूटिलाइज इनको कर एक्सप्लोर सकते हैं। करें, इनको मार्केट करें। देखिए लोकल मार्केट में मार्केट करें, नेशनल मार्केट में मार्केट करें, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में आप मार्केट इसको कर सकते हैं कि ये हमारे पास देखें, ये जो सोना वहाँ से निकल रहा है इसकी क्वालिटी बहुत आला क्वालिटी है। ज़राए का ये कहना है कि वो अगर आप उसको प्रॉपरली एक बिजनेस के तौर पर इसका बिजनेस प्लान बना के एक्सप्लोर करेंगे और उसको मार्केट करेंगे तो आप बाहर से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इशू क्या आ जाता है, ब्यूरोक्रेटिक रेटिविज्म है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना उनका दाव लगा हुआ है, उनका रोजी रोटी चल रहा है आवाम के पैसे से। वो पहली बात तो ये पॉलिटिकल एलीट जो है उसको पिक्चर ही सही नहीं बताती। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल एलीट का आपको पता विजन भी इतना नहीं है। पिछले दिनों माइंस एंड मिनरल के मिनिस्टर की ऑडियो भी एक आई थी, आपको याद होगा कि वो कह रहे हैं कि वो फलां मैं आपको ठेका दे देता हूँ। उस पर जो है एक कमेटी बनाई गई, 4 वज़रा उसमें शामिल थे, एक एडवाइज़र साहब थे, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी। हालांकि वो क्लियरली बता रहे हैं अगर फॉरेंसिक करवाया जाता तो पता चल जाता है। इससे साबित होता है कि तमाम लोग जो है गैर कानूनी मामलात में मुलव्वस हैं, उसको कानूनी शक्ल देकर उसको प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पस। यही वजह है कि लीज के बगैर गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। बस एक आध FIR हुई है। देखिए हाँ, बस छोटी मोटी सी FIR वाली में FIR हुई है। अच्छा, उस FIR में जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो जो है जमानत पर चले गए। एक FIR अटक में हुई है, 4 सालों में सिर्फ 2 FIR हैं और अंदाजा लगा लें अरबों रुपए का वहां से सोना चोरी हो गया और FIR सिर्फ 2 रुपए का सोना और पूरे साल में सिर्फ 2 FIR की हैं। ये तो हालत है। हालांकि इस पे कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बल्कि जो आपकी 30,000 एकड़ बाकी जमीन पड़ी हुई है जिसके नीचे माइंस का जियोलॉजिकल सर्वे ने आइडेंटिफाई किया हुआ है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। बल्कि इंटरनेशनल टेंडर किया जाए और बाहर से कंपनीज को इन्वाइट किया जाए कि ये हमारे पास हैं और इसको आप एक्सप्लोर करें। उस पर आप जो भी पॉलिसी डिसीजन लें, शेयरिंग का डिसीजन लें, वो लें, क्योंकि आपकी ज़मीन है ना, सूबे की ज़मीन है, इसमें तो वफाक का कोई मुदाखलत नहीं है ना। बाकी मामला आप कह देते हैं जी वो नहीं, वो बिजली के मामले में वफाकी है सब्जेक्ट, वो फलां जो है वो वफाकी है, ये तो आपकी अपनी ज़मीन में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अटक से लेकर मियाँ वाली तक जो 22 किलोमीटर का एरिया है, इसको तो आपको चाहिए था कि जैसे ही आपको पता चला था आप पॉलिसी डिसीजन लेकर इसको ऑक्शन आउट करते और उसकी मॉनिटरिंग खुद करते और उसकी जो जितने डिपॉजिट उन्होंने आपको आइडेंटिफाई किए हैं कि इतनी मालियत के डिपॉजिट हैं और सालाना आपको 30 से 35 से 40 अरब रुपए। साहब कट इट शॉर्ट, सिर्फ इतना बता दें कि हुकूमत को सोने की इस गैर कानूनी माइनिंग की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। देखें जी, इस गैर कानूनी जो माइनिंग है इसे यानी जो अटक के एरिया में हो रही है, जो अटक खुर्द में है, मलाई टोला में है, वहाँ पे 70 से 80 तोले डेली का सोना जो है गैर कानूनी तौर पर वहाँ से निकाल कर वो ले जा रहे हैं। और वक्फे से जब कभी कोई एक्शन होता है वो छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं, लेकिन उनके एक्सकेवेटर वहीं खड़े रहते हैं। ये नहीं है मशीनरी अपनी वो रिमूव नहीं करते। इसी तरह 20 से 25 तोले जो है ये मियांवाली में डेली का हो रहा है। बाकी 7 जगह पे अभी जो है वो छोटा मोटा सा है अभी, क्योंकि वहां पे प्रॉपर तरीके से लोगों को बिल्कुल साहब देखा जाए तो इतनी बड़ी तादाद में जब सोना निकलेगा तो गवर्नमेंट को कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। नाजरीन, गैर कानूनी माइनिंग की सरपरस्ती करने वाले अनासिर की निशानदही जरूरी है और गवर्नमेंट को सीरियसली इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि अवाम के ऊपर टैक्स लगाने की बजाय वो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकें और अवाम को आसानी दे सकें। नाजरीन, अब बात करते हैं शहर मुल्तान की, जहां पर मखदूश इमारतों की मिसमारी और मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम करने का मंसूबा आज भी इल्तवा का शिकार है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मतलूबा फंड्स ना दिए जाने से यह मंसूबा 17 साल से पेशरफ्त का मुंतज़िर है। 2003 में होने वाले सर्वे में अंदरूनी शहर में वाक़िया 721 इमारतों को खतरनाक करार दिया गया था। 17 सालों से मुतबादिल रिहाइशगाह फराहम ना किए जाने से हजारों अफराद मौत के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है जानते हैं नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास से। जी ज़हीर, जरा डिटेल्स तो शेयर कीजिएगा। जी, इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि मुल्तान का जो अंदरून शहर है वहाँ पर 80 से 90 साल पुरानी जो है वो सैकड़ों इमारतें मौजूद हैं। उनमें से 721 इमारतें जो हैं उनको 2003 के सर्वे में इंतहाई मखदूश और ख़तरनाक करार दिया गया था, जिसके बाद जो हुकाम थे उन्होंने सर जोड़े थे और उस हवाले से हुकूमत की मदद लेने का फैसला किया गया था। पंजाब हुकूमत को मरासले भेजे गए तो सर्वे की जो रिपोर्ट है वो उन्हें भेजी गई और उन्हें बताया गया कि जो शहरी हैं
वो आए रोज़ हादसात में अपनी ज़िंदगियाँ गंवा रहे हैं। तो इसलिए जो ख़तरनाक इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद हैं उनकी तादाद हज़ारों में थी, इनको मुतबादल जगह जो है वो फराम की जाए। तो उस वक्त हुकूमत की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को टास्क दिया गया कि ये तखमीना लगाएं कि मुतबादल रिहाइश गाहें फराम करने के लिए कितनी लागत जो है वो आएगी। अच्छा। तो जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक रिपोर्ट मुरतब की तो उसमें 1 अरब रुपए का 2007 में जो है तखमीना लगाया गया था। 2007 में जो तखमीना लगाया गया था, आज 2024 है, आज तक एक भी जो मुतासरा बंदा है उसको घर जो है ना मुतबादल नहीं फराम किया गया। उसका नुकसान ये हुआ कि पिछले 5 साल का अगर मैं आपको अदादोशुमार हादसात की बताऊं तो ये जो अंदरून शहर की ख़तरनाक इमारतें हैं, यहाँ पर 300 से ज़ायद वाक़यात जो हैं वो हादसात इमारतें गिरने के रूनमा हो चुके हैं, जिसमें 53 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। 740 अफराद जो हैं वो किसी न किसी मजदूरी का शिकार हो चुके हैं। तो इसमें होता यह है कि जैसे ही 2003 में ये सर्वे किया गया था, 2007 में हुकूमत को एक तखमीना लगाकर भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से फंडिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से आज भी ये मनसूबा जो है इल्तवा का शिकार है। मजमूई तौर पर टोटल कितनी इमारतें हैं शहर में जिन्हें मखदूश करार दिया गया है पूरे शहर में? जी, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया, जो पहला सर्वे हुआ था वो 2003 में हुआ था। उस वक्त इसकी तादाद 721 थी। जब 2020 में सर्वे किया गया तो 2020 के सर्वे में ये तादाद जो है वो कम होकर 359 रह गई थी। अच्छा। अब जो 359 तादाद रही तो उसके बाद कुछ शहरी ऐसे थे जिन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कहा कि उनकी इमारतें जो है वो मिसमार कर दी जाएं। तो उस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 8 इमारतें जो है वो मिसमार कर दी थी। अच्छा। जबकि दीगर जो 66 इमारतें थी उनके मालकान ने जो है वो अपने मदद आप के तहत जो है इमारतों की मुरम्मत कर ली। तो उसके बाद जो हालिया जो सर्वे बनाने के लिए भी हुकूमत कोई मदद फराहम करती है? जी, जब मिसमार हो जाती है या अपनी मदद आपके तहत वो उसकी मुरम्मत करते हैं तो हुकूमत की तरफ से तो कोई भी फंडिंग नहीं की जा रही। अगर हुकूमत की तरफ से फंडिंग की जाती तो आज जो है इसकी तादाद 285 है। जी, मामला ये है कि हुकूमत को जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुतअद्दिद बार जो है वो मरासले भेजे, उन्हें बताया कि इतनी बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो मौत के साए में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक मरले की 3-3 मंजिला जो स्टोरीज़ हैं, जो 3-3 मंजिला जो मकानात हैं, वो भी आए रोज़ हादसात का सबब बन रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि 285 जो ख़तरनाक इमारतें हैं, इसमें ज़्यादातर जो है वो रकबा इमारतों का 1 मरले से 2 मरले के दरमियान है। जो 4 मरले से ज़्यादा है वो सिर्फ 4 इमारतें हैं। इससे आप अंदाजा करें कि इतनी बड़ी तादाद में जितनी खतरनाक इमारतें हैं वो 1 से 2 मरले के ऊपर हैं, और वो भी कोई 2 मंजिला है, कोई 3 मंजिला, इवन के कुछ इमारतें 4 मंजिला भी। इनके लिए कितनी फंडिंग दरकार होती है, कितनी फंडिंग उनको दी जाती है? जी, जो सर्वे किया गया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानब से 2003 में, उसके बाद जो इन्होंने तखमीना लगाया था 2007 में, उसके तहत 700 से ज़ायद जो मुतासरीन थे उनके लिए 1 अरब रुपए जो है उसका तखमीना लगाया गया था। अच्छा। कि 1 अरब रुपया अगर इन्हें फराम किया जाए तो इन्हें मुतबादल रिहाइश गाहें जो हैं वो दी जा सकती हैं, और उसके बाद जो उनकी यानी कि अरादी होती, जो उनकी इमारतें हैं, उसको ये महफूज बनाकर उसे आसार कदीमा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। मगर हुकूमत के पास उतने फंड्स नहीं थे या उन्होंने फंड दिए नहीं। जो भी मामला है, आज तक जो है वो खतरनाक इमारतों में हज़ारों अफराद जो हैं वो मौत के साए में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। तो ज़हीर, फंड्स में ताख़ीर की क्या वजह है, क्यों नहीं दिए जा सके फंड? ये आप देखें ना कि जब 300 से ज़ायद अफराद ने अपनी मदद आपके तहत अपने जो इमारतें थी, क्योंकि रिहायशी इमारतें ज़्यादा थी, कमर्शियल इमारतें इसमें 70 के करीब है, बाकी जितनी भी हैं वो सारी रिहायशी इमारतें हैं। साफ ज़ाहिर है जब 2-3 ख़ानदान 2-3 मंजिला घर में रह रहे हैं तो उन्हें अपनी जान भी प्यारी होती है। तो वो जो 2-3 ख़ानदान, जो 2-3 भाई हैं, वो मिलकर उस मकान की जो है वो मुरम्मत करवाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि इतने वसाइल तो हैं नहीं कि वो नया मकान खरीद सकें या फिर किसी पोश इलाके में जाकर जो है वो किराए पे ही रह सकें। हुकूमत जानबूझ के खामोश तमाशाई बनी हुई है कि ठीक है, जो अपने पल्ले से लगा रहा है उसको लगाने दें, हमें फंड्स ना ही देने पड़े। लगता तो यही, आप देखें ना कि 2003 में जो सर्वे था वो 721 इमारतें थी, अब वो इमारतें जो 285 रह गई हैं। अब
जैसे मानसून का सीज़न शुरू होता है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से सबसे पहला काम ये किया जाता है कि वार्निंग जारी की जाती है जो ख़तरनाक इमारतों में रहने वाले अफराद हैं। उसके बाद उन्हें नोटिस जारी किए जाते हैं। नोटिस जारी करने के बाद उन्हें दोबारा से कहा जाता है कि अपना मकान जो है, अपनी जो इमारत है ये खाली कर दे, क्योंकि मानसून बारिशों का सीज़न है तो इसमें जो है इमारतें गिरने का भी खदशा होता है। तो उस वक्त कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जो कि खुद जो है वो आमादा हो जाते हैं कि हमारी जो मुतासरा बिल्डिंग है उसको आप जो है मिसमार कर दें। दूसरी जानब कुछ ऐसे होते हैं कि जो डट जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें मुतबादल रिहाइश का इंतजाम आज कर दें, हम आज अपना मकान जो है वो छोड़ने को तैयार हैं। अब इसमें ज़्यादातर ऐसे अफराद हैं जो कि दिहाड़ीदार हैं, जिन्होंने कोई छोटी मोटी रेडी लगाई होती है नाश्ते की या फल की रेडी लगाई होती है या कोई सब्जी का कारोबार करते हैं। तो ज़्यादा जो है वो गरीब तबका इमारतों में रिहाइश करती है, उनके पास मसाइल पर यही मामला है ना। अब जब हादसा हो जाता है तो रेस्क्यू काम जो है उनको शिकवा ये होता है कि इंतहाई तंग गलियां हैं, तंग गलियों में उस तरह से इमदादी कार्रवाइयां भी नहीं हो पाती, रेस्क्यू की गाड़ियां जो हैं वो भी उधर नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि अक्सर औकात तखीर होने की वजह से इमदादी कामों में भी कई कीमती इंसानें जो ज़ाया हो जाती हैं। अंदरून शहर का एक और मसला भी है कि गैर कानूनी इमारतें जो हैं, उसके बाद जो कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की इमारतें हैं उनको भी आए रोज़ हादसा होते हैं, जिसकी वजह से कीमती इंसानी जानों का ज़या होता है। लेकिन इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत का काम है फंड फराम करना, अगर हुकूमत उन्हें आज फंड फराम कर दे तो वो मुतबादल रिहाइशगाहें जो हैं वो फराम कर देंगे। दूसरी जानब जो मुतासरीन हैं वो भी यही रोना रोते हैं कि उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इन खतरनाक इमारतों को छोड़कर किसी और जगह जा सके। तो उनकी जानब से भी शिकवा किया जाता है, वसाइल ना होने का रोना रोया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानब से फंडिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से ये मनसूबा 17 साल से इल्तवा का शिकार है और जो खतरनाक इमारतें उनकी तादाद मुसलसल कम होकर 285 हो गई है। बड़ा नाजुक मामला है, इंसानी जानों का मसला है ये, आखिर उनकी जिंदगियों का सवाल है। इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों दिखा रही है हुकूमत? क्या कोई उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया कि क्यों नहीं दिया जा रहे फंड्स, क्यों उनको मुतबादिल जगह फराहम नहीं की जा रही है? जी, हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुकाम से बात हुई तो वो तो यही रवायती मौक़िफ़ अपनाते हैं कि उनकी तरफ से काम मुकम्मल है, वो सर्वे भी करते हैं, सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं वो हुकाम तक, पंजाब हुकूमत तक भी पहुंचाते हैं, उन्हें जो हादसा होते हैं हादसा की तादाद के बारे में भी बताते हैं। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब भी कोई हादसा होता है तो पंजाब हुकूमत की तरफ से माली इमदाद का ऐलान किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो है वो मुतासरा ख़ानदान के घर जाते हैं और उन्हें इमदादी चेक पेश करते हैं। आप देखें कि जब वो लोग जिंदा होते हैं उस वक्त उनकी किसी किस्म की मदद नहीं की जाती, उन्हें कोई मुतबादिल रिहाइशगाहें फराहम नहीं की जाती। अब यही तो समझ से बाहर है कि अगर फंड्स का ही मसला हो तो जब एक इंसानी जान चली जाती है, अब एक बंदा जो कि 10 लाख या 20 लाख हैं, यही चेक आप उनको पहले दे दें ताकि वो अपने घर को बेहतर कर सकें, उस पर थोड़ा सा काम करके उसकी कंस्ट्रक्शन करवा सकें। शायद हमारी कौम जो है वो सानहे का इंतज़ार करती है, हुकूमत को भी शायद यही आदत पड़ गई है कि जब भी कोई सानहा होता है उसके बाद ही मुतासरा जो अफराद हैं उनकी इमदाद का ऐलान किया जाता है। तो ये जो 300 से ज़ायद अफराद जो पिछले कुछ अरसे में जहाँ बाग हुए इन हादसात में, उनमें से बेशतर ऐसे थे जिनकी माली इमदाद हुकूमत की तरफ से की गई, लेकिन वो उस वक्त की गई जब वो दुनिया पानी से कूच कर चुके थे। अब अगर ये तो हमारे पास 5 साल का डाटा है, अगर हम पूरे ही नहीं 17 साल का डाटा अगर वो सामने रखे तो ये तादाद जो 1000 से ऊपर जाती है कि जो लोग जो हैं वो अपनी जान से गए। इसी तरह जो जख्मी होकर उम्र भर के लिए मजदूरी का शिकार हुए वो तो कोई काम भी नहीं कर सकते, वो तो इवन के अपनी फैमिली को किसी छोटे मोटे किराए के घर में भी रखने की सकत नहीं रखते। यही वजह है कि उन्हें पता है कि किसी की भी वक्त इमारत गिर सकती है, उसके बावजूद ज़िंदगी को वो ख़तरे में डालकर इन इमारतों में रिहाइश पजीर हैं। बिल्कुल, ऐसी इमारतों के हवाले से हुकूमत को फौरी तौर पर कोई ना कोई फैसला करना चाहिए। अगर फंड्स कहीं पर अदा कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से तो उसके ऊपर कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस तो रखना चाहिए ना। क्या वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता है ज़हीर? जी, बात यह है कि ये जो मामला है इसमें तो फंडिंग हुई नहीं। अगर कोई फंड फराम किए जाते तो फिर चेक एंड बैलेंस की नौबत आती, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इसमें 12 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुकाम की तरफ से तखमीने लगाए गए, लेकिन 1 रुपया जो है वो भी हुकूमत की तरफ से फराम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज तक जो मुतासरीन है वो खौफ के साए में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनकी वजह से मज़ीद कितने ऐसे जो साथ वाले घर होते हैं, जो साथ वाली इमारतें होती हैं, वो कितनी इसके वजह से जो है वो ख़तरे में होती हैं ज़हीर?
ये आप देखें कि क्योंकि वो जो अगर देखा जाए ज़हीर, वो जो मखदूश इमारतें हैं वो तो अपनी जगह हैं, जाहिर है अगर वो गिरेंगी वो साथ वाले घरों को या साथ वाली इमारतों को भी तो नुकसान पहुंचाएंगी ना। जी वही आपको बताने लगा था कि इस साल जो माह रमज़ान था, यकम रमज़ान को मुल्तान में एक धमाके के नतीजे में बिल्डिंग जो है वो गिरी थी और साथ वाले घर में जो 7 अफराद सोए हुए थे वो तमाम के तमाम जो है वो लुकमा अजल बन गए थे। आप देखें कि हादसा कहीं किसी घर में हुआ, लेकिन उसका मलबा जब साथ वो हुसैन में सोए हुए अफराद पे गिरा, साथ जल्दी से चले गए। यही होता है कि जब भी कोई आतिशदगी का वाक़या होता है, जब भी कोई बिल्डिंग गिरती है तो साथ वाले जो रिहायशी हैं वो भी लाजमी मुतासर होते हैं, उसमें कीमती इंसानी जानें चली जाती हैं। जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुकाम से हमने इस हवाले से बात की तो उनका कहना था क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मकान हैं तो इंतहाई मखदूश हैं, अगर एक को हम इस्मार करते हैं मुतासरीन की मर्जी के बगैर, जो रिहायशी उनकी मर्जी के बगैर, तो वो दूसरे मकान को भी नुकसान पहुँच सकता है। यही वजह है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुकाम जो है वो नोटिस जारी करने तक रहते हैं, वो कोई सख्त एक्शन नहीं लेते। दूसरी जानब हुकूमत जो है उसने अभी तक कोई भी फंड फराहम नहीं किए, जिसकी वजह से ये मनसूबा जो है मुसलसल इल्तवा का शिकार चला आ रहा है। बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पर सानहे का इंतज़ार किया जाता है, जब वो सानहा रोनमा हो जाए फिर उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। तो खुदारा ऐसी मखदूश इमारतें जो इंसानी जानों के ज़िया का बायस बनती हैं, उसके हवाले से गवर्नमेंट को सीरियसली एक्शन लेकर उनका मखदूश इमारतों को मिसमार करके उनको दीगर जो है रिहाइश का इंतज़ाम करना चाहिए उन अफराद के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके, उनकी जान बचाई जा सके। वापस आएंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा ही अहम मामला इस वक्त हम ज़ेरे बहस लाएंगे, क्योंकि ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में कपास की पैदावार बेहतर होने की बजाय मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही है। 20 सालों में कपास की पैदावार में 30% कमी वाक़या हुई है। जी हाँ, 2004 की बात करें तो 2004 में पाकिस्तान की मजमूई कॉटन पैदावार 1,42,63,63 कॉटन बेल्स थी। मजीद इस बारे में बात करते हैं नुमाइंदा फैसलाबाद बिलाल से। बिलाल, हुकूमत की जानिब से कोशिशों के बावजूद कपास की पैदावार में कमी की क्या वजह सामने आ रही है? जी देखें, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और जो हुकूमत की कोशिशों और काविशों का जिक्र है वो शायद अमली तौर पर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक हाइब्रिड बीज ही नहीं बनाए जिससे पैदावार जो है वो बेहतर ली जा सके। 2004 और 5 में पाकिस्तान की जो कॉटन की प्रोडक्शन थी मुल्क भर में वो 1,42,63,63 कॉटन बेल्स थी, लेकिन जहाँ पर दुनिया ग्रोथ में जा रही है, हर साल वहाँ पर ग्रोथ होती है, तो पाकिस्तान में 20 सालों के दौरान 30% जो है वो डिक्लाइन आई है, तनज़्ज़ुली हुई है। और 2023-24 में जो पाकिस्तान की कॉटन की पैदावार है उसमें तकरीबन 42 लाख कॉटन बेल्स की जो है वो कमी वाक़ई हुई है। और 20 साल के बाद पाकिस्तान की जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो 1 करोड़ कॉटन बेल्स पर आ गई है। और अगर एक साल इससे पीछे देखें तो उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी और मुल्क भर में सिर्फ 50 लाख कॉटन बेल्स जो हैं ये 2022 और 23 में इसकी प्रोडक्शन हुई थी। तो पिछले साल फिर भी कुछ बेहतर हुई कि 1 करोड़ कॉटन बेल्स पर आ गई। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन किया जाए कि पाकिस्तान पहले किस तरह से कॉटन की प्रोडक्शन में अपना एक नुमाया नाम रखता था, और ना सिर्फ मुल्की ज़रूरत टेक्सटाइल की इससे पूरी होती थी बल्कि पाकिस्तान करोड़ों अरबों डॉलर्स की कॉटन्स जो है ये एक्सपोर्ट भी करता था। लेकिन इसमें 2004-5 में तकरीबन 78 लाख एकड़ रकबे पर कॉटन की जो फसल है ये काश्त की जाती थी। लेकिन अब 2023-24 में इसमें भी तकरीबन 20 लाख एकड़ रकबे की जो है वो कमी वाक़ई हो गई है और 58 लाख एकड़ रकबे पर गुज़श्ता साल जो है वो कॉटन की फसल काश्त की गई और इस साल उससे भी कम की गई है। इस साल 50 लाख एकड़ रकबे पर जो है वो कपास की फसल काश्त की गई है। अभी तक उसके रिज़ल्ट तो आना बाकी हैं कि इस साल जो टारगेट रखा गया है तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख कॉटन बेल्स का टारगेट इस साल रखा गया है, जो कि इस बार भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जो ज़रई माहिरीन हैं जो ख़ास तौर पर
कॉटन से रिलेटेड हैं, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो इस हवाले से काफ़ी तशवीश का शिकार हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से काविशें और कोशिशें दोनों ही नहीं की जा रही। पाकिस्तान ने तकरीबन 35 साल के दौरान 61 के करीब मुख्तलिफ जो कपास की वैराइटीज़ हैं, उनके जो बीज हैं वो तैयार किए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनमें एक बीज भी ऐसा नहीं है जो हाइब्रिड हो, जिस तरह चाइना में है, जिस तरह बांग्लादेश में है, इंडिया में है। वहाँ पर हाइब्रिड बीज तैयार करके उनसे तकरीबन 35 से 40 मन एवरेज जो है वो ली जा रही है। तो बिलाल, क्या वजह है कपास की काश्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या वजह है? देखें, जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पर गवर्नमेंट का ज़रूरी माहिरीन कहते हैं कि गवर्नमेंट का उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। बिल्कुल भी रिसर्च वर्क जो है वो नहीं किया जाता। जो लैब्स बनाई गई हैं स्पेशल इसी पर्पज़ के लिए, फैसलाबाद का अयूब रिसर्च में है, इसके अलावा मुल्तान में बड़ी स्पेशलाइज किस्म की हैं, लेकिन वहाँ पर फंड्स जो हैं वो एलोकेट नहीं किए जाते। ना ही वहाँ पर अमले को इस हवाले से कहा जाता है कि आप हाइब्रिड बीज जो हैं वो तैयार करें। अमली तौर पर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ अपना नाम दिखाने के लिए जो तकरीबन 35 साल के दौरान 61 वैराइटीज़ जो हैं वो मुतारफ़ करवाएगी, और उनमें से एक भी वैरायटी ऐसी नहीं है जो 30 मन से ऊपर की एवरेज देती है। एवरेज जो है वो कम होने की वजह से पाकिस्तान कभी भी अपना टारगेट जो है वो पूरा नहीं कर पाता, और इसका अमली मुजाहरा यही है कि 20 सालों के दौरान जहाँ पर दुनिया की जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है, किसी की 30% है, किसी की 50% ग्रोथ हुई है, तो पाकिस्तान की उसमें जो है वो डिक्लाइन की तरफ आया है। और तो 42 लाख के मुशाहिदे में ये बात है कि कपास की पैदावार में कमी हो रही है, तो उसमें इजाफे के लिए क्या हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम किए गए हैं? देखें, हुकूमत के नोटिस में तो सब कुछ है, क्योंकि जितने भी रिसर्च वर्क हो रही है और जितने इदारे काम कर रहे हैं वो सारे गवर्नमेंट के अंडर हैं। फैसलाबाद में अयूब रिसर्च है, मुल्तान में पाकिस्तान कॉटन काउंसिल कमेटी है, ये सारे हुकूमत पंजाब के अंडर ही काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की जानिब से ऑफ एंड ऑन कहा भी जाता है कि आप बीज तैयार करें, लेकिन उन बीज को तैयार करने के हवाले से जो फ़ंड्स एलोकेट होने हैं वो फ़ंड्स बदकिस्मती से एलोकेट नहीं हो पाते, और यही वजह है कि किसान जो है वो भी फिर कपास की फसल को काश्त करने में इंटरेस्ट नहीं लेता। वो इसके जो मुतबादिल है वो मक्की में चला जाता है, वो चावल की फसल जो है उसको काश्त कर लेता है, ताकि उसके जो मुश्किलात पेश आ रही हैं ज़्यादा किसानों को इसकी बुवाई के हवाले से, कपास की बुवाई के हवाले से किन मुश्किलात का सामना है जो वो इससे भागते हैं, या इसमें इसकी पैदावार में कमी की वजह क्या बनी है? आज देखें, जो फैसलाबाद अयूब रिसर्च में कॉटन डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो उनका कहना था कि जो कपास की फसल है उसको जितने भी जो मुख्तलिफ कीड़ों का उस पर हमला होता है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पेस्टिसाइड्स ही इस किस्म की नहीं है कि हम उन हमलों को ज़ाइल कर सकें। तो वो हमले इस कदर ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरी की पूरी फसल को ही खा जाते हैं, और जहाँ पर 12 से 14 मन भी एवरेज आनी होती है वो एवरेज बड़ी मुश्किल से 8 से 10 मन पर ही आकर उसको ब्रेक लग जाती है। और समटाइम इस तरह भी होता है कि जब ज़रा हैवी किस्म की पेस्टिसाइड जो वहाँ पर उनका छिड़काव किया जाता है फसल पे, तो पूरी की पूरी फसल ही जो है उससे जल जाती है। तो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है किसान को, जिसकी वजह से किसान के पास, क्या हमारा किसान इतना एजुकेट नहीं है या उसे नहीं पता कि कौन सी किस्म मैं उगाऊं तो उस पर जो है कम हमला किया जाएगा, जरासीम की जानिब से इतना हमला नहीं होगा और उसकी अच्छी पैदावार उन्हें मिल जाएगी? देखें, ये जो कपास की फसल है ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत तलब है, और इसको रूटीन में चेक करना पड़ता है कि कहीं इस पर जो सूंडियाँ हैं, जो कीड़े हैं, उनका कहीं हमला तो नहीं हो गया, और अगर हो गया तो फिर वो ज़रूरी माहिरीन उनसे भी रब्ता करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ख़ुद मानना है डायरेक्टर अयूब रिसर्च का जो वहाँ पर थे, उनका कहना था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस तरह की पेस्टिसाइड्स अभी तैयार ही नहीं हुई हैं कि हम उन जो वो कीड़े कपास को पड़ते हैं
हैं हम उनको कंट्रोल कर सकें, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स पे ना यहाँ पे ना मुल्तान में जो पाकिस्तान कौंसल कॉटन कौंसल कमेटी है वहाँ पे रिसर्च वर्क इस लेवल का नहीं करवाया जा रहा कि पाकिस्तान की जो कॉटन की मकामी जो प्रोडक्शन है, जो सिर्फ पाकिस्तान की अपनी ज़रूरत है, सिर्फ उसको पूरा किया जा सके। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 50 लाख कॉटन बेल से ज़ायद की जो कॉटन है वो दरामद करता है, इंपोर्ट करता है, और उस पर अरबों डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान जो है वो उनको अदा करता है। लेकिन जो मकामी तौर पर हमारी जो ज़रूरत है इसमें मेजर हिस्सा जो है वो पंजाब का है। पंजाब में तकरीबन इस साल भी 65 लाख कॉटन बेल्स का टारगेट जो है वो रखा गया है, जबकि बाकी जो टारगेट का हिस्सा है तकरीबन जो 35 लाख कॉटन बेल्स, उसमें ज़्यादा पार्ट जो है वो सिंध का है और बाकी बलोचिस्तान और केपी में ना होने के बराबर है। तो अच्छा। इस सारी सूरत हाल में ना सिर्फ पंजाब सिंध किसी जगह पर भी उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही कि हम अपनी सिर्फ मकामी ज़रूरत को ही पूरा कर लें। कॉटन जो है वो बेसिकली रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और इसी से ही गारमेंट्स जो हैं वो तैयार होकर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अच्छा बिलाल, एक आखिरी सवाल कि रवां साल मुल्क में कपास की कितनी पैदावार हुई है और इससे पहले पैदावार की क्या शरह थी, और क्या आने वाले वक्तों में इसमें कमी होगी? देखें 2023-24 में जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख कॉटन बेल्स का, जिसके मुकाबले में गुज़श्ता साल जो है वो 1 करोड़ कॉटन बेल्स हुई थी, और उससे पिछले साल जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 लाख कॉटन बेल्स हुई थी। इस बार जो टारगेट है वो 1 करोड़ 12 लाख कॉटन बेल्स से ज़्यादा का रखा गया है। लेकिन जो ज़राई माहिरीन हैं उन्होंने अपने ये खदशात ज़ाहिर किए हैं कि इस बार जो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं उस वजह से कॉटन जो है, कॉटन की फसल बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है, और जो अहदाफ रखे गए हैं वो ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध वाली साइड पे भी, सिंध में भी तकरीबन 30% जो टारगेट है देखा जाए तो कॉटन की पैदावार में अगर इसी तरह से कमी आती रहे तो इससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं और वो भी खासे खसारे में जाएंगी, और इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा, और लिहाजा इस हवाले से कोई बेहतर लाया अमल इख्तियार करना चाहिए ताकि इसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। आप सब मेहमानों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।